हाय गाइस, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और आईपीओ की, जो कि खुलने जा रहा है 16 फरवरी को और बंद होगा 18 फरवरी को। जी हाँ, कंपनी का नाम है रेलटेल, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बिजनेस यूनिट है और ये एक मिनी रत्ना है कैटेगरी 1 में, जिसका कि इनकॉर्पोरेशन 2000 में हुआ था। ये एक आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग कंपनी है। हम आज इनके 5 पीस की डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रमोटर्स की, प्रोडक्ट्स की, परफॉर्मेंस की, पीए परफॉर्मेंस की और प्रोस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहले इनके प्रमोटर्स, जैसा कि हम जानते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो इनके प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। अगर हम टेलीकॉम सर्विसेज की बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वायरलाइन, वायरलेस, एंटरप्राइज सर्विसेज। सबसे पहले वायरलाइन, जो कि कन्वेंशनल लैंडलाइन फोन्स है या वायर्ड ब्रॉडबैंड है, और वायरलेस में मोबाइल कॉलिंग, वायरलेस ब्रॉडबैंड, एसएमएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अगर एंटरप्राइज सर्विसेज की बात करें तो ये कनेक्टिविटी देते हैं वीसेट के लिए, वीपीएन के लिए, डेटा सेंटर के लिए, डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स। तो ये जो रेलटेल है इसमें से अधिकतर सेवाएं प्रोवाइड करती है। इनके प्रोडक्ट्स को हम बेसिकली 4 कैटेगरी में, या इनकी सेवाओं को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डेटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज और सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये एक फ्री वाईफाई सर्विस, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और अब तक इन्होंने 985 स्टेशंस पर ये सेवाएं देना शुरू कर दिया है, जिसमें A1 और C कैटेगरी स्टेशंस हैं। और ये गूगल इनका टेक्नोलॉजी पार्टनर है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके की प्रोजेक्ट्स जो दूसरे इन्होंने रेलवेज के लिए लिए हैं उसमें ई ऑफिस प्रोजेक्ट, वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स, कंटेंट ऑन डिमांड, जो कि रेलवे मेजर ट्रेन्स में और प्रीमियम ट्रेन्स में जल्दी ही शुरू करने वाली है, और रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क यानी कि आरडीएन। और जो इनके प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सबसे पहले ये रेलवेज के लिए करेंगे। ई ऑफिस फेज 3 प्रोजेक्ट, मॉडर्न ट्रेन कंट्रोल सिस्टम और डिजिटाइजिंग एंड ई एजुकेशन इन स्कूल्स फॉर एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस की। और इनका जो रेल वायर है ये एक इंटरनेट सर्विस है, ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है, इसको ये एक्सटेंड करने वाले हैं रिमोट एरियाज में भी, तो इनसे भी इनका रेवेन्यू काफ़ी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो इनकी जो कैसे कस्टमर तक पहुंचते हैं, इनकी 59,000 से ऊपर ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो कि रेलवे ट्रैक के साथ में ले की गई है, और इस ओफीसी से यानी कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से ये 5,929 रेलवे स्टेशन को अभी तक कनेक्ट कर चुके हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके डेटा स्टेशंस गुरुग्राम में, कोलकाता में और सिकंदराबाद में हैं। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस में नजर डाली जाए तो इनके एसेट्स लगभग फ्लैट रहे हैं 2300 करोड़ के आसपास, और अभी सितंबर 20 में यानी फर्स्ट हाफ में ये 2482 करोड़ रहे हैं। अब इनके अगर हम रेवेन्यू की और प्रॉफिट की बात करें तो इनका रेवेन्यू पिछले 3 साल में 1021 करोड़ से बढ़कर 1166 करोड़ रहा है। पहले तो साल लगभग फ्लैट रहा है और उसके बाद लगभग 12% की ग्रोथ रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो लगभग फ्लैटिश रहा है, 134 करोड़, 135 करोड़ और 141 करोड़। प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर बात करें तो ये प्रैक्टिकली 13% से कम होकर 12% तक आया है। और अगर इसके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो हमने 4 कैटेगरीज देखी थी, तो इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है 2 कैटेगरीज से, टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज से और प्रोजेक्ट से, लगभग 85%, 12% इनका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से है और 2.5% डेटा सेंटर से है। ये इनका 2020 के बेसिस पर जो कंट्रीब्यूशन है उसका डेटा है। अब इनकी फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 553 करोड़ का टर्नओवर रहा है, 45 करोड़ का प्रॉफिट और 8% का प्रॉफिट मार्जिन। तो लगभग फ्लैटिश ग्रोथ रही है इनकी पिछले 3 साल में और फर्स्ट हाफ में भी। अगर बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो इनका कैश फ्लो थोड़ा स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहा है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से अगर नेट देखें तो पिछले 2 साल में नेगेटिव कैश फ्लो रहा है, और जो कि 19-20 में थोड़ा सा पॉजिटिव आया है। वो उसका कारण है इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कुछ इनकी बैलेंसिंग हुई है, जिसकी वजह से वो प्लस में आया है, बढ़ा है। तो नेट कैश फ्लो, अगर ये स्थिति आगे कंटिन्यू करती है तो ये कंपनी के लिए एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है, जैसे कि पहले पिछले 2 सालों में रही है।
और अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके आरएसपी में इन्होंने खुद दर्शाया हुआ है कि अगर इन्होंने कंटिजेंट लाइबिलिटीज का प्रोविजन किया गया है, तो टोटल लाइबिलिटीज और कंटिजेंट लाइबिलिटीज का रेशियो अगर हम देखें पिछले 3 साल का, तो 113%, 97% और 90% है नेटवर्थ का, जो कि एक क्रिटिकल सिचुएशन पे है कि अगर कंटिजेंट लाइबिलिटीज का कभी भी इनको प्रोविजन करना पड़ा तो इनका नेटवर्थ नेगेटिव में आ सकता है। अब अगर हम बात करें इनके बाकी पैरामीटर्स की, तो एवरेज ईपीएस इनका 4.3 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.47 है, इक्विटी इनकी 321 करोड़ है, रिजर्व्स जो कि बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये सिर्फ ऑफर फॉर सेल है, रिजर्व्स 1073 करोड़ है आज की डेट में, और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.16 और नेट एसेट वैल्यू 43.45 है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिविडेंड पॉलिसी है, उसके अंतर्गत ये डिविडेंड लगातार देते रहे हैं और 14.4% से लेकर 21.2% तक, इस फिस्कल का भी ये 21.2% का डिविडेंड दे चुके हैं। तो ये कंटिन्यूसली अगर इनका नेटवर्क पॉजिटिव में रहेगा, प्रॉफिट आता रहेगा, तो ये डिविडेंड गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हमेशा देते रहेंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। अब पीयर परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो कि इस तरह के बिजनेस में हो, इसीलिए कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। हालांकि इनका कुछ सर्विसेज के लिए कंपैरिजन एयरटेल से, जियो से और वोडाफोन से होता है। अब इनकी अगर स्वॉट एनालिसिस की बात करें, सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये लीडर हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इनका प्रॉफिट मार्जिन 13% जैसा कि हमने देखा, और आरओसीई 14% है। एक लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है, और इनका जैसे हमने चर्चा की थी पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, और जिसका इनके पास राइट ऑफ वे है अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। और स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये की पार्टनर्स हैं इंडियन रेलवेज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, और डिजिटल इंडिया में बहुत जोर दिया जा रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में रेलवेज के द्वारा। और रेलटेल जो है अब गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है रेल वायर के थ्रू। इनकी वीकनेस जैसे कि हमने देखा, इनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन लगभग फ्लैटिश है, 12% का ग्रोथ जरूर टॉप लाइन में पिछले साल रहा है, और इस डिसइन्वेस्टमेंट के बाद भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रहेंगे, तो जो पीएसयू के लिमिटेशंस हैं वो इनके साथ बने रहेंगे। इनका सब्सटेंशियल पोर्शन जो है या तो पीएसयू कस्टमर से आता है, या रेलवे से आता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदर एंटिटीज से आता है, या स्टेट गवर्नमेंट से आता है। और गवर्नमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है बहुत रेगुलेटेड है, और कोई भी पॉलिसी चेंज कभी भी इनको दिक्कत में खड़ी कर सकती है। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक स्टडी है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा 11 से 13% तक 2025 तक, और इनके जो एडिशनल रेवेन्यूज का ये प्लान कर रहे हैं नेशन वाइड ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव के थ्रू, तो इससे इनका बिजनेस बढ़ सकता है। और थ्रेट्स की बात करें तो इस सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी। अगर ये कंपेटेबल टेक्नोलॉजी नहीं ले पाए या नहीं प्रोवाइड कर पाए तो इनके लिए एक रिस्क हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये इनकी सर्विसेज और इनके प्रोडक्ट्स के लिए इनके की सप्लायर्स हैं, अगर वो कहीं फॉल्टर करते हैं तो इनके सर्विसेज पे एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं इशू हाइलाइट्स की, जो कि जैसा हमने चर्चा की 16 फरवरी को इशू खुलेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, और आईपीओ प्राइस 93 से 94 रुपीज तक है। मार्केट लॉट 155 शेयर का है। मिनिमम लेवल पे 14,570 एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, और मैक्सिमम क्वांटिटी जो है 2015 शेयर की, यानी कि 1,89,410 रुपए। बट एक रिटेल इन्वेस्टर को बेटर ये होता है कि नंबर ऑफ जो डीमैट अकाउंट्स है वो ज़्यादा लें, और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट डालें, जिससे उनके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। इनकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे होगी, और ये इशू साइज 819 करोड़ का है। इनके अलॉटमेंट 23 तारीख को होने की उम्मीद है। रिफंड्स 24 तारीख तक आ जाने चाहिए। क्रेडिट शेयर्स 24 तारीख को, और लिस्टिंग डेट 26 तारीख को। अभी ये टेंटेटिव डेट से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती हैं। अगर इनकी प्री इशू गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है 100% है, आफ्टर द इशू 72.84% रह जाएगी, और इनका जो परसेंटेज एलोकेशन है क्यूआईबीज के लिए 50% तक की लिमिट है, रिटेल कोटा 35% है, और एचएनआईज के लिए 15% है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें तो इनका डिसइन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स का मेन ऑब्जेक्ट है, और दूसरा है जो इक्विटी शेयर लिस्टिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं कंपनी को, वो भी एक ऑब्जेक्ट है इश्यू का। तो इस कंपनी के की टेकअवेज क्या हैं? इश्यू 100% ऑफर फॉर सेल है।
कोई भी पैसा कंपनी को नहीं मिलने वाला है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पैसा मिलेगा वो जो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे उसका पैसा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है स्लो और स्टडी ग्रोथ की। इनकी टॉप लाइन लगभग फ्लैटिश रही है, या 12% का ग्रोथ हमने देखा था पिछले साल में, एक साल में रहा है, और बॉटम लाइन भी फ्लैटिश रही है, हालांकि मार्जिन इनके कम हुए हैं। और अगर आज की डेट में देखें हाफ ईयरली परफॉर्मेंस पे या 2020 की परफॉर्मेंस पे, तो इशू फुली प्राइस रखता है और पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू जो पैरामीटर्स हैं इनके फुली प्राइस रखते हैं। लेकिन अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 45-50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और जिस तरह का मार्केट का मूड और सेंटिमेंट है, आज फिर मार्केट्स ने नए हाईस को छुआ है, बीएसई सेंसेक्स ने भी और निफ्टी ने भी। तो ऐसे माहौल में डेफिनेटली ये अच्छा परफॉर्म करेगा और लिस्टिंग गेंस भी अच्छे दे सकता है। तो अगर इन्वेस्टर डिसीजन लेके अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग गेंस का वेट करें और लिस्टिंग गेंस के बाद स्टॉप लॉस लगाते हुए अपना निर्णय खुद लें।